हाय बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और वर्ड प्रॉब्लम का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा वर्ड प्रॉब्लम को बना मतलब पढ़कर इक्वेशन बनाते कैसे। अभी फिलहाल इतना समझते हैं ये वाला सब। हाफ। हाफ क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले रेक्टेंगुलर गार्डन निकालता हूँ। ये रहा आपका रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है। इसका ये एल है लेंथ, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है ना। तो मुझे किसका हाफ करना है? किसका हाफ करना है? पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो पहले मैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन लिख लेता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। पहले बात मैं बता दूं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है ना, सारे बाउंड्री को ऐड करो। ये एक बाउंड्री हो गई L, फिर ये एक बाउंड्री हो गई B, फिर एक और बाउंड्री हो गई, फिर ये एक और बाउंड्री हो गई, यानी L + B + L + B। यानी 2 बार L + 2 बार B और 2 कॉमन निकाल लूं तो ये पूरा पेरीमीटर हो गया। तो इस तरीके से आता है पेरीमीटर। अब मुझे उसका क्या करना है? हाफ। हाफ तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा हाफ ऑफ 2 × L + B। तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? L + B। ठीक है। तो हमने खाली इतने का मतलब निकाला है। खाली इतने स्टेटमेंट का मतलब निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, क्या लिखा है? जिसका लेंथ, जिसका हुस यानी जिसका लेंथ, लेंथ यानी L, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। L इक्वल टू, क्या लिखा है? 4 more than इट्स विड्थ। विड्थ मतलब ब्रेथ, है ना। ब्रेथ को विड्थ बोलते हैं। अगर देन वर्ड आया ना, तो देन के बाद जो लिखा होता है, जैसे विड्थ लिखा है वो पहले लिख देने का। तो और ये जो 4 more है ना, वो बाद में लिखने का। ऐसा। ठीक है। आ, ये एक इक्वेशन बन गया। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़े, मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाता हूं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आप ये समझो कि यहां पर स्टेटमेंट हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद जो कॉमा है, वो स्टेटमेंट आधा बोल के किसी और चीज की चर्चा होने लग गई इधर पे। विड्थ इज 36 मीटर, विड्थ इतना तक किसी और चीज की चर्चा होने लगी। अब ये जो इतना इक्वेशन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, ऐसा है। इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब L + B। इज यानी इक्वल टू इज 36। 36। ठीक है ना। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बनकर आया। और दूसरा इक्वेशन ये आया, इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ। L - B = 4। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और ये रहा इक्वेशन 1। इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने एलिमिनेशन सिखाया नहीं है और ग्राफिकली में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं एक बार एलिमिनेशन आपको सिखा देता हूँ, ये थोड़ा इजी है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो +B और -B कट गया। L + L क्या हो गया? 2L। 36 + 4 क्या हो गया? 40। तो L क्या हो जाएगा? 40/2। तो L की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब आपको क्या करना है, ये L की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। L + B कितना है? 36 है। लाइन देता हूँ आपको समझ में काम क्या क्या। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख के उसमें L की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। 36 - 20। तो B की वैल्यू आ गई 16 मीटर। यहाँ पे L और B हमारा निकल चुका है। वैसे इसको ग्राफिकली करना था, इधर पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ग्राफिकली करने में ज्यादा टाइम लगता। और एलिमिनेशन हमने सीखा नहीं है, एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन हमने सीखा नहीं है। तो जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगा आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब सिखा दूँ। ठीक है। तब आप ये रिफर कर सकते हो। बाकी ये सब इतना हार्ड नहीं था कि आप समझ नहीं पाओ एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6। गिवन अ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। 2x + 3y, -8 को राइट साइड कर देता हूँ ना, +8 कर देता हूँ, है ना। ऐसे अपने को चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है ना। बोलता है अब एक खुद से एक लीनियर इक्वेशन लिखो। ठीक है ना। लेकिन ऐसा इक्वेशन लिखो, इसमें 3 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि हमारा लाइन कैसा बन जाए? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन तो ये है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको ये तो इक्वेशन नंबर 1 दिया है बराबर। अब आपको आपको यहां पर आपको यहां पर एक ऐसा इक्वेशन फ्रेम करना है, यहां पर इसके अंदर मान लो इस बॉक्स, ये बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर एक सेकंड इक्वेशन आपको फ्रेम करना है। इस तरीके से आपको इस सेकंड इक्वेशन फ्रेम करना है कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो मेरा a1/a2, तो इधर कुछ भी लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो। मान लो मैंने इधर 2 ही लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जो मर्जी करना है लिख दो। आपको क्या बनाना है? a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर मैं a1/a2 निकालू, देखो 2/2 a1/a2 और b1/b2 निकालू, एक मिनट, a1/a2 लिखता नहीं हूँ, a1/a2 आप निकालोगे ना, एक मिनट लिख देता हूँ। a1/a2 क्या आ जाएगा? 2/2 कितना आया? 1। और b1/b2 देखो क्या आ रहा है? 3/5। कहाँ बनाया? नहीं आया ना। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला वाला इंटरसेक्टिंग लाइन खत्म हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पैरेलल लाइन। सेकंड क्या है? पैरेलल लाइन। तो एक इक्वेशन तो दे रखा है 2x+3y -8 को उधर भेज दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ऐसा इक्वेशन फ्रेम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड इक्वेशन है, क्वेश्चन इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको ये दो तो रेशियो इक्वल लाना है, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यही लिख दो ना, यही लिख दो, ठीक है। रेशियो इक्वल होना चाहिए ना, a1 और a2, b1 और b2 तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, मैं 7 लिख दिया। जो मेरा मन करेगा 17 लिख दो, जो मन 170 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो अगर मैं अब देखूं फॉर पैरेलल लाइन के लिए अपने पास a1/a2 b1/b2 निकाल ले। एक सेकेंड, a1/a2 निकालू तो 2/2 जो आ गया 1, ठीक है ना। b1/b2 निकालू तो क्या आया? 3/3 जो भी 1 आ गया, देखो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब c1/c2 निकालते तो देखते हो क्या होता है। c1/c2 निकाल दो, 8/17, 1 नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन लाया पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरीके से तीसरा जो अपना क्वेश्चन है, को इंसिडेंट लाइन मतलब, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x+3y इक्वल टू 8, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है ना। पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन यहाँ सेट करना है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर कोइंसिडेंट लाइन अपना कंडीशन क्या होना चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब कभी भी कोइंसिडेंट लाइन होगा ना, इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में या तो 2 मल्टीप्लाई कर लो, एक नया इक्वेशन बना लो, 3 मल्टीप्लाई करके नया इक्वेशन बना लो, 4 मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई, जो आपको आसान लगे। मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। 20x+30y इज 80। आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई कर दो। कोइंसिडेंट लाइन को इक्वल करने का यही एक तरीका है, ठीक है ना। उस इक्वेशन को किसी भी नंबर से, 1.5 से, 2 से, 3 से, 4 से, 10 से, 100 से, किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। a1/2 निकाल दो, देखो 2/20 कितना आया? 1/10 आया, ठीक है ना। b1/b2 निकालता हूँ, 3/30 देखो कितना आया? 1/10 आया। c1/c2 निकालता हूँ, 8/80 कितना आया? 1/10 आया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इक्वेशन बस आपको बनाना था, तो आपका इक्वेशन ये रहा, ये कोई नहीं डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। दूसरे वाले का इक्वेशन ये रहा, ये कोई नहीं डिमांड कर रहा है। तीसरे वाले का इक्वेशन ये रहा, ये कोई नहीं डिमांड कर रहा। बताओगे तो अच्छी बात है, बाकी चलेगा, बोर्ड में चलेगा बिल्कुल। खाली आप सेकंड इक्वेशन बनाकर छोड़ दो, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, गारंटी मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आया, कैसे फ्रेम करना है सेकंड इक्वेशन। ड्रॉ द ग्राफ। दो इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। बोलता है जब इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। इन दोनों का ग्राफ बनाओगे, देखो पहली बात तो है ना, एक इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनेगा, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ दूसरा लाइन बनेगा। ट्राइंगल बनना तो इम्पॉसिबल है दो लाइन से। फिर आगे क्या लिखा है? फॉर्म बाय दिस लाइन, यानी ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2, और एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस की भी एक लाइन होगी। ये तीनों जब ज्वाइन होगा, ऐसे जब ज्वाइन होगा तो ट्राइंगल बनाएगा।
तो ट्राइंगल जहां जहां टच होगा, ये कोना और ये कोना, ऐसे तीनों कोने का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का नाम बताना है और उसको शेड करना है। किसको शेड करना है, लाइन 1, लाइन 2 और एक्स एक्सिस, ये तीनों को करना है। ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। वो एक ये था x माइनस वाई प्लस 1 = 0, और जो दूसरा इक्वेशन था मैं राइट साइड लिख देता हूँ, 3x + 2y -12 = 0। ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका वही है जैसा अब तक करते आए हैं। कोई भी दो वैल्यू ले लो, जीरो लोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, जल्दी जल्दी काम होता है। एक्स की वैल्यू जीरो रखो, देखो रख के दिखाता हूँ। ठीक है ना, -y + 1 = 0। ठीक है ना, -y = -1, तो y की वैल्यू आ गई 1। एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की वैल्यू जीरो रख लो, वो जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई -1। अभी हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू 1 है, तो कहीं इधर आया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू जीरो है, तो वो इधर आएगा। ठीक है। आप और भी पॉइंट ले सकते हो, इतना इनफ है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ज्वाइन जब करूंगा तो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा गया, और ऊपर तक खींच देता हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं ना कि आगे आगे आने वाले पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं जो राइट साइड पड़ा हुआ है अपने पास। तो इक्वेशन अपना है 3x + 2y -12 = 0। इसका भी हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं। दो पॉइंट इनफ है, मोर देन इनफ है। एक्स की वैल्यू जीरो, तो हम डाल के दिखाते हैं भाई। ठीक है, ये जीरो हुआ, -12 को राइट साइड भेज दिया, 2y 12 है, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू 6। अब मैं y की वैल्यू जीरो रख लेता हूँ। y की वैल्यू जीरो रखूंगा ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3x - 12 = 0। ठीक है ना, 3x = 12, x = 12/3, x = 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू 6 है, तो एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू 6 है, कहीं इधर होगा। ठीक है ना, फिर एक्स की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू 0 है, तो कहीं इधर होगा। ठीक है। अब इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कुछ ऐसा ही जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे ही गया ये तो। ठीक है। अच्छा, अभी उसने क्या बोला है, बोला ट्राइंगल बनना चाहिए। ठीक है ना, ट्राइंगल बनने का किससे, तीन पॉइंट से, तीन लाइन से, दो लाइन के इक्वेशन से, लाइन नंबर 1 से, लाइन नंबर 2 से, और एक्स एक्सिस से। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस आपका ये रहा नीचे, और उसको शेड कर देते हैं। शेड करे तो ये रहा आपका ट्राइंगल। देखो एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं, ट्राइंगल आपका तीन चार जगह बनेगा। एक ये रहा, एक ये छोटा सा ट्राइंगल रहा, एक ये ट्राइंगल रहा। अगर ये आगे ज्वाइन करेगा तो ये भी आगे ट्राइंगल बनेगा। लेकिन उन लोग ने बोल रखा है ना अपने को, उन लोग ने अपने को बोल रखा, लाइन नंबर 1 से, लाइन नंबर 2 से, और एक्स एक्सिस से ट्राइंगल बनना चाहिए, और उसको शेड करना है। तो मैं अगर शेड करके दिखाऊं, लाइन नंबर 1 आपका ये रहा, ब्राउन वाली लाइन, लाइन नंबर 2 ये रहा, और एक्स एक्सिस ये रहा। ठीक है ना, तो इन तीनों को शेड, इन तीनों को ज्वाइन करने पे, ये तीनों लाइन कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं उनको शेड कर देता हूँ। मतलब ये तीनों कहाँ कहाँ ज्वाइन करके ट्राइंगल बना रहे हैं उनको मैंने शेड कर दिया, ये रहा शेडिंग। बराबर। ठीक है, तो ये आपका शेड हो गया। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं डिमांड किया, उन्होंने बोला तीनों के कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट मतलब अगर तीनों ज्वाइन हुए हैं तो तीनों के कोने निकालो, वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स के पॉइंट के बारे में बताओ। तो एक पॉइंट ये रहा। ठीक है ना, मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ, आपको दिखेगा। आ, ये एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट होगा, आप देखोगे नीचे 2 है, ये हो जाएगा 2,3। ठीक है ना, एक पॉइंट ये रहा, ये हो जाएगा 4,0 है ना, ये पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये रहा, ये हो जाएगा -1,0। तो आपके जो तीन वर्टेक्स है वो ये रहे, 2,3, 4,0 और -1,0। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये कैसे बना है। ठीक है।